अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 का, और उस टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने लाइट के दो एक्सपेरिमेंट डिस्कस किए थे, एक डिफ्रैक्शन और एक इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से ये बात क्लियर हो गई कि लाइट के पास जो है वो वेव नेचर है। अब जब लाइट के पास वेव नेचर है तो ये वेव कौन से टाइप की हो सकती है? क्या ये वेव लॉन्गिट्यूडनल है, क्या ये वेव ट्रांसफ़र है? उसको स्टडी करने के लिए हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं। तो जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है वो शो करता है कि लाइट एक किस्म की जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव को हम ऐसे यहाँ भी समझ सकते हैं। याद रखिएगा, ट्रांसफर वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। अब अगर हम लाइट का एग्जांपल लें तो लाइट बेसिकली एक किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसके अंदर ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक और ऑसिलेटरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं ये आपस में परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करती हैं और ये वेव प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होती हैं, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये रेड लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन को शो कर रही है, और ये जो ब्लू लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन को शो कर रही है, और ये जो लाइन है ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है। अगर आप समझें कि डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन z एक्सिस में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन y एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन x एक्सिस में है, तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गई। अब आप थोड़ी देर के लिए समझें कि मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन ऐसे समझें कि मीडियम के पार्टिकल्स हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑसिलेशंस हैं वो वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारी जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसफर वेव्स लाइट कैसे है इसको हम आगे और भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं स्ट्रिंग का। तो जो स्ट्रिंग के ऊपर हम वेव क्रिएट करते हैं वो भी बेसिकली ट्रांसफर वेव होती है। हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को जब हम एक एंड से अप एंड डाउन मूव करवाते हैं तो एक वेव जनरेट होती है और उस वेव को हम ट्रांसफर वेव कहते हैं। अब सपोज़ करें कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को जैसे ही हमने अप एंड डाउन मूव करवाया तो एक वेव जनरेट हुई। अब जब और वो वेव जनरेट होके और वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है z एक्सिस में। जब वेव z एक्सिस में प्रोपोगेट करेगी तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल्स होंगे वो एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेशन करेंगे, यानी वो एक्स वाई प्लेन में ऑसिलेशन करेंगे, मतलब वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन करेंगे। अब ये जो एक्स वाई प्लेन है इसमें बहुत सारे डायरेक्शंस हो सकते हैं और ये बहुत सारे डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेंगे। अगर स्ट्रिंग के पार्टिकल एक्स वाई प्लेन के ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेंगे तो हम इस ट्रांसफर वेव को अनपोलराइज्ड ट्रांसफर वेव कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, Consider a string on which a transfer wave is created by disturbing the string from one end. Let the wave is propagating along z-axis. The particles of string can vibrate in all possible direction in plane xy perpendicular to the direction of wave propagation. अब जैसे यहाँ देखें, ये जो डॉट है ये डॉट हमें शो कर रही है, ये डॉट हमें शो कर रही है कि ये जो है वो x एक्सिस है, और ये लाइन शो कर रही है कि ये जो है हमारी z एक्सिस है, और ये लाइन जो शो कर रही है ये हमारी y एक्सिस। अब अगर आप देखें तो हमारी वेव ट्रेवल कर रही है x एक्सिस में, और वेव ट्रेवल कर रही है z एक्सिस में, और हमारी जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स वाई प्लेन में ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो हम कहेंगे ये जो है वो अनपोलराइज लाइट है, और अनपोलराइज वेव है। पर अगर हम ऐसा करें कि हम सारे डायरेक्शंस में जो पार्टिकल हमारे ऑसिलेशन कर रहे थे एक्स वाई प्लेन के अंदर, अब हम उन सबको अगर ब्लॉक कर दें और हम सिर्फ अलो करें कि आप एक्स एक्सिस में सिर्फ एक्स एक्सिस में पार्टिकल्स ऑसिलेशन करें, तो फिर ये जो ट्रांसफ़र वेव बनेगी हम इस ट्रांसफ़र वेव को कहेंगे कि ये पोलराइज्ड ट्रांसफ़र वेव है। तो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं मीडियम के पार्टिकल्स को कि आप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में
एक डायरेक्शन में ऑसिलेशन करो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। यानी अब देखें आप इस तस्वीर में, ये वही हमारी वेव जा रही है z एक्सिस में, पर अब जो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में ऑसिलेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने डॉट दिखाया है और डॉट का मतलब है x एक्सिस। यानी बाकी जितनी भी ऑसिलेशन थी पार्टिकल्स की, जितनी भी दूसरे डायरेक्शन में थी, उन सबको हमने ब्लॉक कर दिया है, सिर्फ हम x एक्सिस में ऑसिलेशन को अलो कर रहे हैं। तो अब हम कहेंगे कि हमारी ये जो स्ट्रिंग वेव है ये पोलराइज हो गई है। अब इस पोलराइज वेव से हमें ये पता चल सकता है कि हमारी जो वेव है वो ट्रांसफ़र है। अब आप समझें कि इसी किस्म की पोलराइज वेव एक स्ट्रिंग में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ये सपोज करें कि ट्रेवल कर रही है, ये हमारी z एक्सिस है, डॉटेड लाइन, यानी ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। और आप समझें कि हमारी जो वेव के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, अब सपोज करें कि हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है y एक्सिस में, यानी हमारे पार्टिकल सिर्फ y एक्सिस में ऑसिलेशन कर रहे हैं और हमारी वेव जो है वो z एक्सिस में जा रही है। अब हमने क्या किया है कि एक हमने ब्लॉक लिया है और उस ब्लॉक के ऊपर हमने एक स्लिट बनाई है और एक स्लॉट बनाई है, और इस स्लॉट को हमने ऑसिलेशन के साथ पैरेलल रखा है। जब हम ऑसिलेशन के साथ पैरेलल रखेंगे तो इन पार्टिकल की ऑसिलेशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स की ऑसिलेशन इस स्लॉट में से क्रॉस हो जाएंगी। इसी तरीके से जब हमने दूसरी स्लॉट रखी है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑसिलेशंस इसके पैरेलल हैं, मतलब यहाँ से क्रॉस हो जाएंगी। पर अगर हम इस स्लॉट को, दूसरी स्लॉट को, इस ब्लॉक को हम ऐसे रखें ताकि ये दोनों स्लॉट्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, तो फिर इस स्लॉट से तो हमारी वेव जो है क्रॉस हो पाएगी, पर इस स्लॉट के बाद हमारी वेव जो है ख़त्म हो जाएगी, इसलिए क्योंकि जो ऑसिलेशन है पार्टिकल्स की वो इस स्लॉट में से पास नहीं हो सकेंगी, क्योंकि ये स्लॉट इन पार्टिकल की ऑसिलेशन से जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी हमारी वेव जो है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। तो इसका मतलब है इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी वेव जो है वो ट्रांसफ़र है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसको पोलराइज़ करना पड़ेगा। पोलराइज़ करने के बाद हमें एक ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, अगर इस अरेंजमेंट को वो सेटिस्फाई कर रही है तो हम कहेंगे हमारी जो वेव थी वो एक किस्म की ट्रांसफ़र वेव थी। अब ऐसा ही कुछ हम लाइट के लिए करने वाले हैं। अब आप देखें सपोज़ करें हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है जो किसी सोर्स में से निकल रही है। जब ऑर्डिनरी सोर्स में से लाइट निकलती है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड को अब मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ऑसिलेशंस होगी वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में होंगी। यानी सपोज़ करें अगर हमारी वेव जो है, लाइट जो है वो z एक्सिस में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन एक्स वाई प्लेन के हर डायरेक्शन में होगी। तो जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेगी एक्स वाई प्लेन में, तो हम उस लाइट को कहेंगे अनपोलराइज लाइट। तो ये अनपोलराइज लाइट है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में हो रही हैं एक्स वाई प्लेन में। अब हमने क्या किया है, इस लाइट को समझें एक पोलराइज़र से हमने पास किया है। इस पोलराइज़र ने क्या किया है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन को ब्लॉक कर दिया है, सिर्फ उसको अलो कर रहा है जो इसके साथ पैरेलल हैं। तो अब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में हो रही हैं। इसका मतलब है कि हमारी अनपोलराइज लाइट जो है वो पोलराइज में कन्वर्ट हो चुकी है। तो जैसे मैंने लिखा है, इन केस ऑफ ऑर्डिनरी लाइट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सच लाइट इज सेड टू बी अनपोलराइज लाइट। इस लाइट को कहेंगे अनपोलराइज, यानी ये वाली जो लाइट थी वो अनपोलराइज थी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन जो थी वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में थी। इफ़ द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कन्फाइंड आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन देन लाइट इज सेड टू बी पोलराइज। पर अब हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। तो ये अनपोलराइज लाइट से हमें पोलराइज लाइट मिल गई। तो अब पोलराइजेशन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी रिस्ट्रिक्ट द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली वन डायरेक्शन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। यानी
अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन प्लेन में, जो प्लेन में प्रोपोगेशन के साथ परपेंडिकुलर है, उस प्लेन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब है हमने लाइट को पोलराइज कर लिया है। तो ये पोलराइज की डेफिनेशन हो गई। अब आप समझें कि हम लाइट को पोलराइज कैसे कर सकते हैं। तो लाइट को पोलराइज करने के ये सारे मेथड्स हैं। पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइज बाय रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्काई का कलर है वो ब्लू है, और वो ब्लू क्यों है? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही डिस्कशन है, पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम समझना चाहते हैं पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो देखें, कुछ ऐसे हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस को ब्लॉक कर देते हैं, पर कुछ मखसूस डायरेक्शन की ऑसिलेशन को अलो करते हैं। यानी हम कहते हैं कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन को अलो करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पैरेलल या उनकी एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेशन करती है। बाकी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑसिलेशन होंगी वो उनको ब्लॉक कर देंगे। तो मैंने लिखा है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड टू ऑब्टेन द पोलराइज्ड लाइट बाय यूजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ मटेरियल कॉल्ड सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल जस्ट एज टोरमेलाइन क्रिस्टल। जैसे हमारे पास टोरमेलाइन क्रिस्टल है, तो टोरमेलाइन क्रिस्टल को हम एज अ पोलराइजर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। टोरमेलाइन क्रिस्टल ट्रांसमिट ओनली दोज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ उन इलेक्ट्रिक फील्ड को अलो करेगा विच आर ऑसिलेटिंग पैरेलल टू दियर एक्सिस। ये समझें, टोरमेलाइन क्रिस्टल की एक्सिस है और ये एक अनपोलराइज लाइट है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है। ये सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अलो करेगा जो इसकी एक्सिस के साथ पैरेलल होगी, यानी सिर्फ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो जाएगी। तो अनपोलराइज लाइट हमारी जो है पोलराइज हो गई, और इस मेथड को हम कहते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्योंकि अगर हम चाहें तो हम इसको जो है वो फॉर एग्जांपल यानी अलो कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसकी एंगल जो है चेंज करनी पड़ेगी। बहरहाल अब आप देखें, इफ़ अनपोलराइज लाइट इज मेड इंसिडेंट ऑन शीट ऑफ टोरमेलाइन क्रिस्टल, द ट्रांसमिटेड लाइट विल बी पोलराइज। ये अनपोलराइज लाइट थी, यहाँ पे हमने इंसिडेंट करवाई और ये लाइट हमारी जो है पोलराइज हो गई। इफ़ अ सेकंड क्रिस्टल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट एक्सिस आर पोलराइज आर पैरेलल, द लाइट इज आल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू द सेकंड क्रिस्टल। अगर हम इस लाइट के बाद अगर हम एक दूसरा क्रिस्टल रखें जो हमारे इस पहले वाले क्रिस्टल से पैरेलल होगा, तो ये लाइट भी यहाँ से अलो हो जाएगी, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन इसकी एक्सिस के पैरेलल हैं, तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अलो कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लाइट जो है वो पोलराइज हो गई है। ठीक है, अब हम इसको और भी देखना चाहते हैं, क्या वाकई हमारी लाइट जो है वो पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे? अब देखें, अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो क्रिस्टल है अब हम इसको 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे। इस तरह से रोटेट करेंगे ताकि इन दोनों क्रिस्टल की एक्सिस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अलो करेगा, पर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इसकी एक्सिस के पैरेलल में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन नहीं है। तो लिहाजा ये इस ऑसिलेशन को भी ख़त्म कर देगा और यहाँ पे हमारे पास कोई भी लाइट अवेलेबल नहीं होगी। तो देखें, ये हमारा पोलराइज़र कहलाएगा क्योंकि इसने लाइट को पोलराइज किया, और ये कहलाएगा एनालाइज़र क्योंकि इसने एनालिसिस की है कि वाकई हमारी लाइट जो है वो पोलराइज हुई है कि नहीं हुई है। तो इसी तरीके से जैसे आपने ऊपर देखा था स्ट्रिंग में भी हमने ऐसे किया था, और यहाँ लाइट के साथ भी हम ऐसे कर रहे हैं। तो लाइट की पोलराइजेशन जो है वो हमें कंफर्म कर रही है कि लाइट जो है एक किस्म की ट्रांसफ़र वेव है। इस क्रिस्टल को हम पोलराइज़र कहेंगे और इस क्रिस्टल को हम जो हैं वो एनालाइज़र कहेंगे। एनालाइज़र और पोलराइज़र के बीच में एंगल जो है जब 90 डिग्री की होगी तो हमारे पास कोई भी लाइट नहीं होगी, पर जब इन दोनों के बीच में एंगल 0 होगी तो लाइट पे फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमने सीखा द पोलराइजेशन ऑफ लाइट शोज दैट लाइट इज़ अ ट्रांसफर वेव। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज। अच्छा, जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी वो कभी भी पोलराइज जो हैं वो नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने ये पोलराइजेशन डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ
तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो पोलराइज लाइट की एक एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस सच एज शुगर। यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है, तो हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट से ये जो है हम स्टडी कर सकते हैं। कैसे? अब थोड़ा सा आप इस डायग्राम को देखें। ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट है। अच्छा, पहले ये समझ लें, कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो पोलराइज जो लाइट होती है उसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस हमारी नेचर में होते हैं जो हमारी पोलराइज लाइट को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा है, व्हेन अ प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू सर्टेन क्रिस्टल दे रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आर टर्म एज ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल्स सर्टेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज शुगर एंड, ठीक है, शुगर या कुछ और शोज ऑप्टिकल रोटेशन व्हेन दे आर इन सॉल्यूशन। अब मतलब कहने का यह है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट होती है उसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। अब देखें, ये हमारे पास अनपोलराइज लाइट है, यहाँ पे हमने पोलराइज़र की शीट लगाई है, अनपोलराइज लाइट पोलराइज हो गई। अब इस लाइट को हम एक ट्यूब से पास करवाएंगे और इस ट्यूब में समझें कि शुगर की जो है वो सॉल्यूशन है। जब इसमें शुगर की सॉल्यूशन होगी तो ये वाली जो पोलराइज लाइट यहाँ से पास होगी ये रोटेट हो जाएगी। अब इसकी जो रोटेशन होगी वो डिपेंड करेगी कि इसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है। तो इस लाइट की, यानी ये जो प्लेन लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट है, ये कितना इसका प्लेन रोटेट हुआ है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है। और दूसरा है हमारे पास, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब हम लाइट को पोलराइज करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशन जो है थी वो ब्लॉक हो गई है, तो इसीलिए लाइट की इंटेंसिटी भी जो है वो कम हो जाएगी। और दूसरी पॉइंट है, इन फोटोग्राफी इट इज़ ऑफन डिज़ायरेबल टू इन्हांस द इफेक्ट ऑफ स्काई एंड क्लाउड्स। लाजमी है जब हमारी लाइट पोलराइज होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम होने से क्लाउड इफेक्ट या स्काई इफेक्ट आ जाएगा। तीसरी पॉइंट है, इट इज़ यूज इन सन ग्लासेस। डेफिनेटली अगर हम पोलराइज़र पहनेंगे, अगर हम पोलराइज़र की शीट यूज़ करेंगे तो सन ग्लासेस बन जाएंगे, यानी सन की जो है, यानी लाइट की जो है इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इट इज़ यूज इन व्हीकल्स टू एलिमिनेट ग्लेयर। ग्लेयर एक बनता है जब सामने हमारे कोई अचानक से गाड़ी आती है तो उसकी जो हेडलाइट होती है वो एक किस्म की फ्लैशिंग प्रोड्यूस करती है, और ये यूजुअली जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है, जिसको हम ग्लेयर कहते हैं। तो इन ग्लेयर को एलिमिनेट करने के लिए भी हम जो है वो पोलराइजेशन की, यानी पोलराइज़र की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट MCQ से कि ग्लेयर क्यों बनता है, तो ग्लेयर हमेशा लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है, और इस ग्लेयर को कैसे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो पोलराइज़र की मदद से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन थी पोलराइज लाइट की। आई होप कि आपको पोलराइजेशन समझ में आ गई होगी। पोलराइजेशन के लिए 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक बात यह है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या शो करती है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमेशा ये शो करेगी कि लाइट जो है हमारी वो एक किस्म की ट्रांसफ़र वेव्स है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि साउंड पोलराइज होगा कि नहीं होगा, तो साउंड पोलराइज नहीं होगा। रीज़न क्या है कि साउंड एक किस्म की लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसी तरीके से ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, या हम इंटर का कोई और चैप्टर डिस्कस करेंगे। और वही लास्ट में कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें।